प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कक्षा 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का पाठ 8 लागत की धारणा शुरू किया हुआ है। इसमें हमने पहले भाग में, ये पहली वीडियो में लागत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और अन्य कुछ परिभाषाओं के बारे में जाना। अल्पकाल में लागत कितने प्रकार की हैं, बंधी लागत और स्थिर लागत, उसके बारे में भी हमने जाना। अब इस भाग में यानी कि लागतों की धारणा के दूसरी वीडियो में हम पहले भाग में जो चीज़ें करी हैं उसके अंदर जो कुछ चीज़ें थी, जैसे बंधी लागत, स्थिर लागत, अल्पकाल में जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है, इन लागतों का अब तालिका और वक्र की सहायता से और ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बात करी थी कि अल्पकाल और दीर्घकाल दो अवधियां अर्थशास्त्र में उत्पादन की धारणा के आधार पर मानी गई हैं, और जब उत्पादन अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर किया जाता है या उत्पादन फलन को अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर मापा जाता है तो लागतें भी अल्पकाल और दीर्घकाल के आधार पर ही मापी जाएंगी, ज्ञात की जाएंगी। तो यहाँ हम सबसे पहले अल्पकालीन लागतों की बात करेंगे, शॉर्ट रन कोर्स की बात करेंगे। जैसे कि मैंने उत्पादन फलन में पढ़ा कि अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसी आधार पर अल्पकाल में लागतों का अध्ययन भी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों के आधार पर ही किया जाता है। अल्पकाल में कुल लागत की गणना इन बंधी लागतों और परिवर्तनशील लागतों दोनों को ही जोड़कर की जाएगी। अतः कुल लागत कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग होता है। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहें तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि TFC प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट TVC। अब हम जानेंगे कि ये बंधी लागतें क्या होती हैं, जिनको अचल या पूरक लागतें भी कहा जाता है। अल्पकाल में जो स्थिर साधन होते हैं, उत्पादन के जो स्थिर साधन होते हैं, उनके ऊपर जो खर्च किया जाता है या उनकी जो लागत होती है उसी को बंधी लागत कहा जाता है। बंधी लागतें वे लागतें होती हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो, यानी कि हम उत्पादन कितना भी कर लें, स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं आता, स्थिर लागत उतनी ही रहती है। बंधी लागत की निश्चित मात्रा बनी रहती है, चाहे उत्पादन शून्य हो या अधिकतम कितना भी हो सकता है। यह इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए एक सिलाई मशीन दिन में 10 कमीज की सिलाई कर सकती है और वह मशीन किराए पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ली जाती है। तब चाहे उससे एक दिन में 1 कमीज की सिलाई करें, 5 कमीज की सिलाई करें, अथवा किसी दिन आप बीमार हो जाएं या आपको कहीं बाहर जाना पड़ जाए और आप 1 कमीज की सिलाई नहीं कर सकते, तो उसका जो 100 रुपये का किराया है जिस पर आपने वो ली है वो आपको देना ही देना होगा। यानी कि कमीज की ना सिलाई करने की दशा में या 1 कमीज की सिलाई करने की दशा में या 5 कमीज की सिलाई करने की दशा में या 10 कमीज की सिलाई करने की दशा में आपको 100 रुपये देना ही होगा। यानी कमीजों के उत्पादन का लागतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा या कमीजों के उत्पादन बढ़ने से या ना होने से लागतें कम या ज़्यादा नहीं हुई, इसी को स्थिर लागत कहते हैं। तो ये हमने देखा कि चाहे हम 1 कमीज का उत्पादन करें, 2 का करें या बिल्कुल भी ना करें, तो हमें एक स्थिर लागत अवश्य ही वहन करनी पड़ती है, हमें एक स्थिर लागत देनी ही देनी पड़ती है। बंधी या पूरक लागतों के बारे में हमने देखा कि उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती, घटती या बढ़ती नहीं है। लेकिन यदि आपको 10 से ज़्यादा कमीज की सिलाई करनी है तो आपको दूसरी मशीन लानी पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि एक स्थिर साधन की अधिकतम उत्पादन क्षमता तक उत्पादन करने के लिए आपको वह मशीन लेनी ही होगी।
एक मेज का उत्पादन करने के लिए आप उसका एक हिस्सा नहीं खरीद सकते, आपको पूरी ही मशीन किराए पर लेनी होगी अथवा खरीदनी होगी। इन्हें पूरक लागतें अथवा अप्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं। बंधी लागत में जो खर्चे शामिल किए जाते हैं एक नंबर में आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन से खर्चे शामिल होते हैं। इसके अंदर किराया, क्योंकि वो आपको मंथली देना पड़ेगा, या कोई चीज़ एक दिन के लिए लेकर के आओगे तो एक दिन के पूरे दिन के लिए किराया देना पड़ेगा, चाहे आप काम करो या ना करो। एक माह के लिए लिया है तो एक माह के लिए पूरा किराया देना पड़ेगा, वो बंधा किराया आपको अदा करना पड़ेगा, चाहे उस मास में काम करो या ना करो, कुछ दिन काम करो या कुछ दिन काम ना करो। पूरे वर्ष के लिए अगर किराया देते हो तो चाहे साल के कुछ महीने काम करो या कुछ महीने काम ना करो। तो इस तरह से जो किराया है वो एक बंधी लागत में शामिल किया जाता है। स्थायी कर्मचारी, यानी कि जिनको आप दैनिक मजदूरी पर नहीं रखते, महीने के हिसाब से रखते हो, उनको वेतन भी महीने के हिसाब से दिया जाएगा, चाहे काम हो या ना हो, काम करें या ना करें। बंधी हुई पूंजी और ब्याज, आपने जो पूंजी ली है उस पर ब्याज देना पड़ेगा, चाहे आपने उसे यूज किया हो या ना किया हो, या उसका कुछ हिस्सा ही यूज किया हो। और लाइसेंस फीस, जब आप किसी काम को करने के लिए कोई लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए आप फीस देते हैं, उस लाइसेंस का प्रयोग करें या ना करें। तो ये सारी की सारी बंधी लागतों में गिनी जाती है। अब हम बंधी लागतों का तालिका और वक्र की सहायता से विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पहले परिभाषा में देखा कि बंधी लागतें वो लागत होती हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होती, चाहे आप उत्पादन करें ना करें, कम करें ज़्यादा करें, तो आपको लागतों की एक स्थिर मात्रा, एक बंधी मात्रा वहन करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। तो यह तालिका के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अगर उत्पादन की मात्रा 0 है तो ये बंधी लागत 100 रुपये है, 1 है तो भी 100 है, 2 है तो भी 100 है, 4 हो जाती हैं तो भी 100 है, 6 है तो भी 100 है, 7 या 8 हो जाती हैं या और कितनी मात्रा हो जाती हैं तो भी बंधी लागत 100 रुपये ही रहेगी। अब हम इसे एक तालिका के द्वारा, एक वक्र के द्वारा देखेंगे। यहाँ ओ एक्स और ओ वाई अक्ष हमने लिया है। ओ एक्स अक्ष पर और ओ वाई अक्ष पर हमने कुछ चीज़ें ली है, जिसमें ओ एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन की इकाइयाँ या उत्पादन की मात्रा ली है, और ओ वाई अक्ष पर हमने कुल स्थिर लागत या जिसको बंधी लागत भी कह देते हैं वो लिया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन कर रहे हैं, या एक का भी नहीं बल्कि 0 इकाइयों का ही उत्पादन कर रहे हैं, तो भी हमें बंधी लागत के रूप में 100 रुपये उठाने पड़ते हैं। जब एक इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो भी हमें बंधी लागत के रूप में 100 रुपये उठाने पड़ रहे हैं। जब हम 2 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तो भी बंधी लागत 100 रुपये ही है, उसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई। जब 3 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तो भी बंधी लागत 100 ही है। 4 का उत्पादन कर रहे हैं तो भी 100 ही है। 5 का कर रहे हैं तो भी बंधी लागत में कोई वृद्धि या कमी नहीं हुई। 6 का कर रहे हैं तो भी बंधी लागत में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई। इस तरह से हमने देखा कि हम चाहे 0 इकाई का उत्पादन करें, चाहे 6 इकाई का उत्पादन करें, बंधी लागतों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। और इस तरह से जो हमारा बंधी लागत वक्र है या स्थिर लागत वक्र है वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर आता है। तो इसलिए बच्चों ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा स्थिर लागत वक्र हमेशा ही ओ एक्स अक्ष के समांतर होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है परिवर्तनशील या परिवर्ती लागतें। इनको प्रमुख लागतें भी कहा जाता है, क्योंकि ये उत्पादन की मात्रा के साथ प्रभावित होती हैं। अगर आप उत्पादन नहीं करोगे तो परिवर्तनशील लागतें नहीं आएंगी, मतलब 0 रहेंगी। और जैसे जैसे आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते चले जाओगे तो परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती चली जाएंगी। तो यहाँ हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं कि परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती रहती है। अर्थात यदि उत्पादन 0 होगा तो परिवर्तनशील लागत भी 0 होगी, और यदि हम उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो लागत भी
बढ़ेगी। और यदि उत्पादन कम करेंगे तो लागत भी कम होगी। मतलब यदि उत्पादन में परिवर्तन होगा तो लागतों में भी अवश्य परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए हम एक कमीज सिलना चाहते हैं तो उसके लिए कच्चे माल जैसे कपड़े, धागे, मजदूरी आदि पर 100 रुपये खर्च होते हैं। और यदि 2 कमीज तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए कच्चे माल पर 180 रुपये खर्च हो जाते हैं। 180 रुपये खर्च होने का कारण ये है कि जब हम ज़्यादा माल लेकर के आते हैं तो कई बार हमें सस्ता मिल जाता है, और कई बार जब हम एक वस्तु के उत्पादन के लिए माल लेकर के आते हैं तो हम ज़्यादा लेके आना पड़ता है। और जब 2 के लिए लाते हैं या ज़्यादा के लिए लेकर के आते हैं तो हमारा कुछ माल कम आता है, क्योंकि पहले वाले का जो बचा हुआ सामान होता है वो दूसरे में यूज हो जाता है। तो इसलिए जब हम ज़्यादा चीज़ों का उत्पादन करते हैं तो हमारी लागतें कुछ कम हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि 3 कमीज की सिलाई करेंगे या 3 कमीज के लिए माल लेकर के आएंगे तो उस पर 240 रुपये खर्च होते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम सामान ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं तो हमारी लागतें कम होती जा रही है। परिवर्तनशील या प्रमुख लागतों में क्या क्या शामिल होता है ये हम देखेंगे। पहले हमने जाना कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो लागतें बढ़ती है, और इसीलिए इन लागतों को परिवर्तित या परिवर्तनशील लागतें कहा जाता है, क्योंकि ये उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती हैं। इन लागतों को प्रमुख लागतें या प्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन कई आधार होती हैं, ये मेन होती हैं, क्योंकि ये उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। इसके अंदर निम्नलिखित खर्चे शामिल किए जाते हैं। कच्चे माल पर किया जाने वाला खर्च, अस्थायी दैनिक मजदूरों की मजदूरी, चालक शक्ति या ऊर्जा शक्ति जैसे बिजली आदि का खर्च, और मशीनों की टूट फूट आदि का खर्च। तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं, और इनके आधार पर ही हम किसी भी वस्तु का उत्पादन के खर्चों को जोड़ते हैं या शामिल करते हैं। अब हम परिवर्तनशील लागतों को भी तालिका या वक्र की सहायता से जानेंगे, समझेंगे। यहाँ भी हमने एक टेबल ली है, तालिका ली है, जिसके अंदर उत्पादन की मात्रा ली है, परिवर्तनशील लागतें ली है। हमने देखा कि जब हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, शून्य उत्पादन कर रहे हैं, तो परिवर्तनशील लागत शून्य है। 1 इकाई का उत्पादन किया तो परिवर्तनशील लागत 100 रुपये, 2 का किया तो 180 रुपये हो जाती है, 3 का किया तो 240, 4 का 280, 5 का 320, 6 का 380। कहने का मतलब यह है कि ये हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है या हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं तो परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ रही है। अब इसको एक वक्र के माध्यम से देखें। वक्र में वही ओ एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की इकाइयां और ओ वाई अक्ष पर परिवर्तनशील लागतें हमने दिखाई है। अब हम अपने इकाइयों की परिवर्तनशील लागतों को भी यहाँ प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। तो जब हम शून्य मात्रा का उत्पादन करते हैं तो लागत भी शून्य है। जब 1 इकाई का उत्पादन करते हैं तो लागत 100 रुपये है। 2 का उत्पादन करते हैं तो लागतें 180 रुपये हो जाती हैं। 3 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो लागतें 240 रुपये आती हैं। 4 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो लागतें 280 रुपये हो जाती हैं। 5 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो लागतें 320 रुपये बढ़ करके हो जाती हैं। और 6 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो 6 इकाइयों पर आने वाली लागतें 380 रुपये हो जाती है। और इस तरह जब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे, जो हमारे पास यहाँ बिंदु आएंगे, इन सभी बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे, इन बिंदुओं को मिलाने से जो वक्र बनेगा वो वक्र हमारे पास होगा कुल परिवर्तनशील लागत वक्र। तो जो परिवर्तनशील लागत वक्र है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, और स्थिर लागत वक्र हमेशा एक्स एक्सिस समानांतर होता है। ये बात आप सब बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। हमने बंधी लागत वक्र या स्थिर लागत वक्र और परिवर्तनशील लागत वक्र दोनों का अध्ययन किया। हमने देखा कि बंधी लागत वक्र या स्थिर लागत वक्र ओ एक्स अक्ष के समांतर होता है, और परिवर्तनशील लागत वक्र नीचे से
ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। लेकिन ऊपर की ओर उठने का भी इसका जो आकार है वो कोई निश्चित आकार नहीं है, एक जैसा नहीं है। एक बिंदु तक, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, ए बिंदु तक ये कुछ कम तेजी से बढ़ा हुआ है और ए बिंदु के बाद इसका आकार तेजी से ऊपर की ओर उठता हुआ हो जाता है। तो यहाँ इस तालिका और वक्र के माध्यम से हम जानेंगे कि कुल परिवर्तनशील लागत वक्र का ये आकार ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे कारण है परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन की दर, क्योंकि परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन की दर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ साथ एक दर से या समान दर से परिवर्तित नहीं होती। वो एक सीमा तक घटती दर से बढ़ती है और एक सीमा के बाद वो बढ़ती दर से बढ़नी शुरू होती है। तो यहां हम तालिका के माध्यम से देख रहे हैं कि जब उत्पादन की मात्रा 0 है तो परिवर्तनशील लागत 0 है, समान लागत कोई नहीं है। लेकिन जब उत्पादन के हम 1 इकाई का उत्पादन करते हैं तो परिवर्तनशील लागत 100 है। 2 का करते हैं तो 180 रुपये 2 इकाइयों का उत्पादन करने पर खर्च आता है। तो यह दूसरी इकाई के उत्पादन पर खर्च मात्र 80 रुपये आया, जबकि पहली इकाई पर खर्च 100 रुपये आया। जब हम तीसरी इकाई का उत्पादन कर रहे हैं तो 3 इकाइयों पर टोटल खर्च, कुल खर्च आता है 240 रुपये और तीसरी इकाई पर 60 रुपये खर्च आता है। तीसरी इकाई का उत्पादन करने से कुल खर्च में 60 रुपये की वृद्धि होती है। इसी तरह से जब 4 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो 4 इकाइयों पर होने वाला कुल खर्च या कुल लागत बढ़ करके 280 रुपये हो जाती है। लेकिन चौथी इकाई का उत्पादन करने पर मात्र 40 रुपये की वृद्धि होती है, यानी कि हमें चौथी इकाई केवल 40 रुपये में ही पड़ती है। तो यह तालिका के माध्यम से हम देखते हैं कि जब हम एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो 100 रुपये खर्च आता है, जब दूसरी करते हैं तो केवल 80 रुपये ही बढ़ते हैं, यानी कि दूसरी इकाई का उत्पादन मात्र 80 रुपये में हो जाता है और दोनों पर खर्च आता है 180 रुपये। तीसरी इकाई का जब उत्पादन करते हैं तो तीसरी इकाई के उत्पादन करने पर केवल 60 रुपये की कुल लागतों में वृद्धि होती है और तीनों का खर्च आता है 240 रुपये। इसी तरह जब चौथी इकाई का उत्पादन करते हैं, चौथी इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में केवल 40 रुपये की वृद्धि होती है, यानी कि चौथी इकाई हमें 40 रुपये में ही पड़ रही है, जबकि पहली इकाई 100 रुपये में पड़ रही है। तो इस तरह से जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते चले जाते हैं तो अतिरिक्त इकाई पर होने वाला खर्चा या लागत कम होती चली जाती है, लेकिन कुल लागतें बढ़ती जा रही हैं। इसी को कहा जाता है घटती दर से बढ़ना, क्योंकि यहाँ पर जो दर है सीमांत लागत वो घट रही है लेकिन परिवर्तनशील कुल लागत बढ़ रही है। तो इसे हम कहेंगे घटती दर से कुल लागत का बढ़ना। और जो पहली स्टेज है वो यही है कि पहली स्टेज के अंदर अतिरिक्त इकाई पर होने वाला खर्चा कम हो रहा है और कुल लागतें बढ़ रही है, इसलिए घटती दर से यानी कि धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो चौथी इकाई के बाद जो कुल खर्च बढ़ रहा है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं कि 5वीं इकाई का जब हमने उत्पादन किया तो पीछे वाले हिसाब से इस पर लागतें कम आनी चाहिए थी, 40 के बजाय 20 हो जाना चाहिए था, 30 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये समान है, कम नहीं हुआ है। और उसके बाद जब छठी इकाई का उत्पादन किया गया तो ये और बढ़ गया, 40 के बजाय 60 हो गया। तो अब लागतों ने बढ़ना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे हम अब अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करेंगे तो लागतें बढ़ती चली जाएंगी, सीमांत लागतें बढ़ती चली जाएंगी और कुल लागतें भी बढ़ती चली जाएंगी। तो जब कुल लागतें, कुल परिवर्तनशील लागतें सीमांत लागतों के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है तो इसे कहा जाता है बढ़ती दर से बढ़ना। तो इसलिए चौथी इकाई के बाद या ए बिंदु के बाद जो परिवर्तनशील लागतें बढ़ रही है वो बढ़ती दर से बढ़ रही हैं, इसीलिए ये तेजी से ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ये इस हिसाब से चलता या घटती दर से चलता, इसका आकार इस तरह से जाता, यानी कि इसके नीचे से जाना था, लेकिन अब ये यहाँ से नहीं गया बल्कि ये यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद इसने तेजी से ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया है। तो इसलिए
यहाँ परिवर्तनशील लागत वक्र में दो तरह की शेप दिखती हैं, एक घटती दर से परिवर्तनशील लागत का बढ़ना और दूसरा ए बिंदु के बाद बढ़ती दर से परिवर्तनशील लागत का बढ़ना। तो उत्पादन में वृद्धि के साथ टीवीसी में वृद्धि हो रही है, शुरू में घटती दर पर बढ़ती है ए बिंदु तक और उसके बाद ये बढ़ती दर पर बढ़ती है। अब बात आती है लागतों पर घटती दर और बढ़ती दर का नियम क्यों लागू होता है। हमने उत्पादन के प्रतिफल का नियम पढ़ा, अच्छी तरह से पढ़ा, विस्तार से पढ़ा। उत्पादन पर घटते और बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है और यह भी विस्तार से जान चुके हैं कि जब उत्पादन पर बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है तो लागतें घटती हैं, अर्थात बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होने के समय घटती लागतों का नियम लागू होता है, लागतें गिरनी शुरू होती है। इसलिए यहाँ पर पहले लागतें घटती दर से बढ़ रही है, अर्थात घटती लागतों का नियम लागू हो रहा है। फिर जब उत्पादन पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है तो उस समय लागतें बढ़ती दर से बढ़ती है, अर्थात बढ़ती लागतों का नियम लागू होता है। इसलिए वक्र में पहले घटती लागतों का नियम और फिर बढ़ती लागतों का नियम लागू हो रहा है। अब हम आगे बंधी लागत और परिवर्तनशील लागतों में अंतर को जानेंगे। सबसे पहला अंतर तो वही बंधी लागत और परिवर्तनशील लागतों की परिभाषा है। बंधी लागत वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन नहीं होता, और परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तन होता रहता है। दूसरा अंतर है उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो, बंधी लागतें स्थिर रहती हैं और परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन शून्य होने पर लागतें शून्य हो जाती है और उत्पादन बढ़ने पर लागतें बढ़ती रहती है। तीसरा उदाहरण है कि कौन कौन सी लागतें बंधी लागतें और स्थिर लागतें होती हैं। किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, लाइसेंस फीस, प्लाट एवं मशीन की लागत आदि सभी बंधी लागतों में गिनी जाती हैं और कच्चे माल की लागत, अस्थायी कर्मचारियों का वेतन, बिजली का व्यय आदि सभी परिवर्तनशील लागतों में गिना जाता है। बंधी लागत तथा परिवर्तनशील लागत का अंतर केवल अल्पकाल में होता है, यह बात ध्यान रखनी है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसलिए दीर्घकाल में सभी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं और कोई भी लागत स्थिर लागत नहीं होती। अल्पकाल में कुल लागत बंधी लागत और परिवर्तनशील लागतों का ही जोड़ होती है, क्योंकि कुल लागत को बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत में ही बांटा जाता है। तो यहाँ पर कुल लागत का अध्ययन हम एक तालिका और रेखा चित्र के द्वारा करेंगे, जिसमें बंधी लागत और परिवर्तनशील लागतें ली गई हैं। तालिका में हमने उत्पादन की मात्रा को लिया है, बंधी लागत, परिवर्तनशील लागत ली है और बंधी लागत और परिवर्तनशील लागतों को जोड़कर कुल लागतें ली हैं। यहाँ उत्पादन की मात्रा 0 से शुरू की गई है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि बंधी लागत वो लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होती, वो एक निश्चित मात्रा में वहन करनी ही पड़ती है, उठानी ही पड़ती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब उत्पादन की मात्रा 0 है तो 100 रुपये बंधी लागत हमें उठानी पड़ रही है, और परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। तो उत्पादन शून्य है, इसीलिए परिवर्तनशील लागत भी शून्य है, लेकिन कुल लागत बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है, इसलिए बंधी लागत 100 और परिवर्तनशील लागत 0, तो कुल लागत 100 जमा 0 100 बन जाती है। इसी तरह जब पहली इकाई का उत्पादन करते हैं तो बंधी लागत में कोई परिवर्तन न होने के कारण वो 100 ही रहती है, लेकिन परिवर्तनशील लागत एक इकाई का उत्पादन होने के कारण 100 रुपये हो जाती है, यानी कि एक इकाई का उत्पादन करने पर 100 रुपये परिवर्तनशील लागतें आती हैं। तो कुल लागत बंधी लागत 100 जमा परिवर्तनशील लागत 100 200 रुपये हो जाती है। इसी तरह जब 2 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है तो बंधी लागत में उत्पादन की मात्रा के साथ कोई परिवर्तन न होने के कारण वो 100 ही रहती है, लेकिन परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती हैं और बढ़ करके 180 रुपये हो जाती है।
तो कुल लागत 100 जमा 180 280 रुपये हो जाती है। इसी तरह 3 इकाइयों का उत्पादन करने पर भी परिवर्तनशील लागतें बढ़ती हैं तो कुल लागत बढ़ जाती है। 4 इकाइयों का उत्पादन करने पर भी परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन आता है, बढ़ करके कुल लागत 380 हो जाती है। इसी तरह जब हम 5 इकाइयों का उत्पादन करते हैं, 6 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो परिवर्तनशील लागतें बढ़ती रहती है और परिवर्तनशील लागतों के बढ़ते रहने के कारण कुल लागतों में भी परिवर्तन आता है, कुल लागतें भी बढ़ती हैं, लेकिन बंधी लागतें समान रहती हैं, स्थिर रहती हैं। अब इसे हम एक तालिका के माध्यम से भी देख सकते हैं और वक्र के माध्यम से देख सकते हैं। तालिका में हमने वही जो पिछली तालिका में लिया है, बंधी लागत, परिवर्तनशील लागत और कुल लागतें ली हुई हैं। यहाँ जो हमने वक्र लिया गया है, इसमें ओ एक्स अक्ष पर उत्पादन की इकाइयाँ और ओ वाई अक्ष पर कुल लागत, परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत ली हुई है। वक्र हमने परिवर्तनशील लागतों से बनाया हुआ है जो हमने पहले बनाया हुआ था। तो ये हम देख रहे हैं कि जब हम एक मात्रा का उत्पादन करते हैं या एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो परिवर्तनशील लागत 100 है। जब 2 इकाई का उत्पादन करते हैं तो 180 है। 3 इकाइयों का उत्पादन करते हैं तो 240 है। 4 का करते हैं तो 280 है। 5 का करते हैं तो 320 है और 6 का करते हैं तो 380 है। और इन बिंदुओं को मिलाने के बाद हमारे पास आ जाता है परिवर्तनशील लागत वक्र। और जब हम स्थिर लागत वक्र की बात करते हैं तो स्थिर लागत 100 ही है, चाहे हम 1 इकाई का उत्पादन करें, 2 का करें, 3 का करें, 4 का करें, तो स्थिर लागतें 100 ही हैं, समान रहती हैं, बराबर रहती हैं। और कुल लागतें जैसे कि हमने जाना कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम हर इकाई के उत्पादन की परिवर्तनशील लागत में स्थिर लागतें जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि 1 इकाई का उत्पादन करेंगे तो इसमें स्थिर लागत 100 जुड़ जाएगी, 2 का करेंगे तो इसमें 100 जुड़ जाएगी, 3 का करेंगे तो इसमें 100 जुड़ जाएगी, 4 का करेंगे तो इसमें भी 100 स्थिर लागत जुड़ जाएगी, 5 के में भी 100 जुड़ेगी और 6 के में भी 100। तो इस तरह परिवर्तनशील लागतों में स्थिर लागतें जोड़ करके जो हर जगह 100 रुपये है, हमारे पास कुल लागत वक्र आ जाता है। कुल लागत वक्र 100 से शुरू होगा, तालिका में 100 से शुरू है। उसका कारण यह है कि उत्पादन की मात्रा 0 होने पर भी स्थिर लागतें 100 होंगी और उसके बाद परिवर्तनशील लागतों में स्थिर लागतों के बराबर 100 रुपये की वृद्धि होती चली जाएगी, जिसके कारण कुल लागत वक्र परिवर्तनशील लागत वक्र के समानांतर आएगा। तो यहां हमने लिखा हुआ भी है कि सभी परिवर्तनशील लागतों में 100 रुपये स्थिर लागत जुड़ती चली जाएगी, क्योंकि स्थिर लागत पर उत्पादन की मात्रा के घटने अथवा बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए चाहे उत्पादन की इकाई 1 हो, 2 हो, 5 हो या 0 हो, सभी परिवर्तनशील लागतों में स्थिर लागत जुड़ती चली जाएगी और कुल लागत वक्र परिवर्तनशील लागत वक्र के समांतर बनता चला जाएगा।